विजय सर, हालांकि आवेश सर तो बहुत सकारात्मक कह रहे हैं कि अभी भी कुछ संभावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन आरजेडी के हिस्से के जो मंत्री थे उनके कामकाज पर रोक लगा दी गई है। कल जिस तरीके से ट्रांसफर हुए, पहले आईएएस के फिर आईपीएस के, पटना तक के जिलाधिकारी को बदल दिया गया, उनको सेक्रेटरीट बुला गया, मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में बुला लिया गया है। तो ये सब चीजें क्या क्या इशारा कर रही हैं? क्या अभी भी कुछ संभावनाएं बची हुई दिख रही हैं वाकई में? जी देखिए राय साहब, अब इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। और नीतीश कुमार ने जो ये कार्य किया अभी, तो मुझे लगता है कि वो दिनकर जी की लाइन मुझे आज याद आ गई कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब वो क्या सोच के उन्होंने ये निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि उनकी मति मारी गई है। और यह जो आज दिखाई दे रहा है पिछले 4 दिन से बिहार के घटनाक्रम पे, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कई मित्रों से 2 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने पटना में एक बयान दिया था कि कांग्रेस को तो कोई गठबंधन की चिंता ही नहीं है, वो अपने चुनाव में मशगूल है, ये वो उसी समय से वो मन बना चुके थे। ये सब बहानेबाजी है कहने की कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया तो वो नाराज हो गए, ये सब हो गए, वो हो गए, ऐसा कुछ। वो संयोजक बने रहते तब भी आजू जाते। और तब सोचिए इंडिया गठबंधन की क्या पोजीशन होती कि इंडिया का कन्वीनर जो है वो उधर चला गया। वो ये चीज उनकी शुरुआत हो गई थी। और उनकी आप पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि जो नीतीश कुमार, सही है कि अब उनके लिए आज मैं सवेरे से आरपी भाई, मैं कुछ डिक्शनरी में शब्द खोज रहा था जो राजनीतिज्ञों के लिए अक्सर प्रयोग में होते हैं कि पद लोलुप हैं, अवसरवादी हैं, तलबदलू हैं। लेकिन मुझे ये सारे शब्द उनके आगे बड़े फीके लगे। और सच पूछिए तो उनके जैसे राजनीतिज्ञ के लिए मुझे अभी कोई इस तरह का शब्द मिला नहीं। अभी यह शब्द भी सब छोटे पड़ गए हैं उनके लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि यह सारी चीजें जो हैं, जो ये उपमाएं दी जाती हैं लोगों को, खासतौर से दल बदलने वालों के लिए, ये सब उपमा अब नीतीश कुमार के लिए बहुत छोटी हो गई। उनके लिए डिक्शनरी में कुछ हम लोगों को और रिसर्च करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सा इनके लिए कि अप्रोप्रिएट शब्द हो। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे इस तरह का आज तक कोई राजनीतिज्ञ नहीं दिखाई पड़ा है। और इंडिया गठबंधन में देखिए एक चीज जान लीजिए, इन्होंने शुरू से एक चीज कहा कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। तो यह मान के चलिए कि यह आदमी प्रधानमंत्री की लालसा के चलते ही इंडिया गठबंधन की इस आदमी ने पेशकश की थी। उस समय तो इंडिया नाम नहीं था, अब विपक्ष का गठबंधन बनाने का इन्होंने पेशकश किया था। जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किया आगे, हालांकि उस पर कांग्रेस ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसी दिन से नीतीश कुमार पूरी तरह से अपसेट हो गए। और आप उसकी अगर वो जो फोटोग्राफ्स हैं, पिछले जो वीडियोज हैं उस मीटिंग के, आप उसकी अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, हम पत्रकारों का काम क्या है, इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसको जरा फिर से रिप्ले करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने असहज थे। नीतीश कुमार हाईली एम्बिशियस आदमी है। और जो ये आदमी राजनीति में ये कहता है कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं, मुझे पद नहीं चाहिए, समझिए एकदम उसका उल्टा है। वो संयोजक के लिए नहीं नाराज है, उनके दिमाग में था कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है पूरे देश में और जो अपोजिशन की स्थिति है, उसमें हम सर्वमान्य रूप से हो जाएंगे प्रधानमंत्री के। और अगर इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया होता तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते, वो कहीं नहीं जाते। लेकिन उनको ये लग गया कि अब, और ये भी बता दूं, जो अभी तिवारी जी कह रहे थे जिधर इनका इशारा था, तो अभी पेश तो इसके बाद फंसेगा राजनीति में, बड़ा मजा आएगा इसमें। और खासतौर से हम पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए,
क्योंकि नीतीश कुमार को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 16 सीटों में बीजेपी देगी कितना? मैं मान लेता हूं कि 16 सीट बीजेपी उनको दे दे, तो नीतीश कुमार 16 में 4 सीट के ऊपर नहीं पाएंगे। तो जो अपनी बात पूरी करो, साथ ही साथ ये जो तस्वीर अभी बन रही है, चाहे वो अभी भी आवेश सर शुरू से अभी तक लगातार जो है बहुत सकारात्मक चीजें कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वास्तव में अभी जो संभावनाओं की बात हम लोग कर रहे थे, अभी संभावनाएं किस बेसिस पे जिंदा आवेश सर को दिख रही है, मुझे नहीं पता, आपको क्या दिख रही है? और दूसरा ये कि नीतीश कुमार का ये जो सीन है वो इंडिया गठबंधन के लिए अब कैसा रहेगा? वो कितना नुकसान, क्या कुछ डैमेज करेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए आरपी भाई, एक बात बताऊं, तिवारी जी थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लग रहे थे। नीतीश कुमार ये सब चीज पहले से हो चुका है तय, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ये खाली मीडिया को एक तरह से, भाई मीडिया को समाचार देने के लिए ये सब कवायद चल रही, ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ तय हो चुका है। और मैंने आपसे कहा ना कि डिक्शनरी का में अब कोई शब्द नीतीश कुमार के लिए ढूंढना पड़ेगा। और अभी गुंजन सन कह रहे थे कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा। अरे नीतीश कुमार क्यों, गिरगिट के कलर में तो बीजेपी का भी वही हश्र हो गया है। जो अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, परसों अभी शाम को गिरिराज सिंह का बयान आया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, वो नितांत अविश्वसनीय आदमी है। कल वो कह रहे थे कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हाईकमान निर्णय करेगा उसको मान लेंगे। आज वो कह रहे हैं कि हमारी उस पर नजर है, अभी देखिए आगे क्या होता है। ये सब, इसका कोई अब मतलब नहीं रह गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये नेता लोग देश की जनता को क्या समझते हैं? मतलब एकदम से जैसे पूरी पब्लिक को बिहार को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, मुझे इस पर बड़ी हैरानी है। और एक चीज जान लीजिए कि राम लहर पर भी क्या बीजेपी को विश्वास नहीं है अपने? क्यों नीतीश कुमार जैसे आदमी को जरूरत पड़ी, जो कि कुछ दिन पहले उनको बेइज्जत करके निकला था? इसका मतलब कि उनको अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, तभी तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। और नीतीश कुमार, मैं आपको बता दूं, देखिए लोकतंत्र में जन नेता वही होता है जिसके साथ जनता होती है। और नीतीश कुमार का ग्राफ कंटिन्यूअस इरोजन पर है, वो नीचे गिरता जा रहा है। और इस घटना के बाद नीतीश कुमार, मैं समझता हूं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। उनकी राजनीतिक पारी खत्म होने वाली है। और लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी ही इनको नेस्तनाबूद कर देगी। क्योंकि देखिए अब एक जाति जनगणना के बाद अब इनकी स्ट्रेंथ भी जो है समझ में आ गई कि कितनी है बिहार में। तो अब, और दूसरा, चिराग पासवान जब निकले हैं नड्डा जी के यहाँ से, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं, नीतीश कुमार आवे तो स्वागत है। वो एक शब्द नहीं बोले हैं। जीतन राम मांझी को कुछ दिन पहले विधानसभा में जब वो नीतीश कुमार का वो आपत्तिजनक बयान वायरल हुआ था, जिसमें यहां तक कहा गया था कि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जितनी अभद्र ढंग से उन्होंने उसको विधानसभा में बोला था, उस दिन जीतन राम मांझी पर भी क्या क्या नहीं उन्होंने कहा था। यह सब चीजें जो हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, अब वो नीतीश कुमार को लेके बीजेपी कैसे उनको डिफेंड कर रही है, जो उनके उस बयान पे 2 दिन तक सारे चैनलों पे बीजेपी उनको क्या क्या कह रही थी, जिनके मानसिक संतुलन पे पूरा चैलेंज कर रही थी, वही बीजेपी अब नीतीश कुमार को लेके बात कर रही है। तो नीतीश कुमार का तो ये चरित्र कई बार से हो गया। लेकिन मुझे बीजेपी पे हैरानी है कि वो एक तरफ ये है कि राम मंदिर के बाद बीजेपी की हिंदुत्व की लहर चल रही है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में, यूपी बिहार में, वहां उसको अपने पे इतना विश्वास क्यों हो गया कि उसको नीतीश कुमार जैसे आदमी की जरूरत पड़ गई, जिसके लिए वो किन शब्दों का प्रयोग अभी पिछले 6 महीने में किए हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मैं अपनी उस बात पे आरपी भाई कायम हूं कि पद लोलुप, अवसरवादिया, अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता, दल बदलू, यह जैसी उपमाएं अब नीतीश कुमार के लिए बहुत छोटी हैं।
इनके लिए हम लोगों को डिक्शनरी में कोई नया शब्द खोजना पड़ेगा। विजय किस उधर अभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने भी एक आरोप फिर भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया कि 7 विधायकों को तोड़ने की बात हो रही है, 25 करोड़ रुपए का ऑफर है सीधा सीधा। तो ये जो इमेज है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान कर रही, क्योंकि लगातार इस तरीके के तमाम प्रदेशों से लेकर के और हर जगह जगह खबरें बार बार आती हैं कि इस तरीके से तोड़फोड़, उस तरीके से तोड़फोड़, लेकिन फिर भी भाजपा ऐसे के वैसे जमी हुई है। तो क्या इस परिस्थिति को लोग, इस तस्वीर को नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं? दूसरा एक चीज और है सर, जो बिहार की बात हम कर रहे थे, खबर ये भी आ रही थी कि अभी आपने भी इस चीज का शुरुआत में जिक्र किया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार अपना चेहरा चाह रहे थे। क्या अगर हम नीतीश कुमार का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित कर देता है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो बिहार के बाहर की क्या संभावनाएं है? नीतीश कुमार कितना स्वीकार्य नेता है पूरे देश में? अगर हम बिहार के बाहर मान ले तो हिंदी प्रदेश जो 2 3 4 हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा क्या बाकी जगहों पे भी उतने स्वीकार हैं, भले ही वो इतने साफ नहीं सुथरे छवि के नहीं नेता? नहीं 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 आरपी भाई, देखिए, नीतीश कुमार ये समझते थे, वो उनको एक चीज की बड़ी गलतफहमी है कि हमारी जो इमेज है एक ईमानदार राजनेता की, चरित्रवान सुशासन बाबू की, उद्देश्य में किसी भी नहीं है। देखिए, कभी कभी आदमी को अपने बारे में बड़ी गलतफहमी हो जाती है, और खास तौर से जब कोई अहंकारी आदमी होता है तो उसको ज्यादा गलतफहमी होती है। ये अगर आप सोशल साइंटिस्टों से इस पे एनालाइज करके पूछेंगे तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो उनको अपनी इमेज के बारे में बहुत हुआ है। और देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि अभी तक उनको सत्ता मिलती चली गई, बड़ी स्मूथली सत्ता का हस्तांतरण वो आदमी दल बदल से करके और बिहार पे राज करता रहा है, तो उसकी गलतफहमियां और बढ़ती चली गई। और जो वो ये समझते थे कि हमारे जैसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के लिए। शरद पवार जी की अब उम्र नहीं है, कांग्रेस सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कांग्रेस का 2/3 हिंदुस्तान में वो है तो उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो उनको ये था, और दूसरा उनको ये था कि पूरे यूपी से लेके गुजरात तक जो उनकी स्वजाति वोटों की संख्या है, खासतौर से पटेल लोगों की, आप समझ रहे हैं उसको, तो अगर हमको लोग बना देंगे तो इस पर हम बहुत ज्यादा वो करेंगे। ये हम लोग भी मान के थोड़ा कभी कभी चलते थे कि नीतीश कुमार अब आएंगे तो इस वोटों पे फर्क पड़ेगा। यहाँ तक चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ेंगे फूलपुर से, क्योंकि वहां फूलपुर में पटेल लोगों की संख्या। तो नीतीश कुमार को ये एम्बिशन तो था। देखिए, जब आदमी बहुत जोर जोर से बोलता है ना कि हमको किसी पद की लालसा नहीं, जो मैं पहले भी कह रहा था आपसे, तो ये समझ लीजिए कि उसी के लिए, अच्छा वो काहे लिए राजनीति कर रहे थे? वो सन्यासी बनने के लिए गठबंधन बना रहे थे क्या? जो आदमी सब मुख्यमंत्री होने के लिए इतनी बार सत्ता पलट कर चुका, वो इंडिया गठबंधन काहे को बना रहा था? वहां पे जाके खाली एमपी रहने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि इसमें मैं एक ही आदमी की समझदारी की तारीफ करूंगा, फिर आरपी भाई आपसे, राहुल गांधी की। वो इनको समझते थे, क्योंकि जो आखिरी बैठक हुई, जैसी की चर्चा है कि उसमें जब इनके संयोजक का नाम आया तो उन्होंने कहा कि इसमें ममता बनर्जी से भी राय ले ली जाए। लेकिन वो सब तो बहानेबाजी है नीतीश कुमार की, क्योंकि उसके पहले ही वो संकेत देना शुरू कर दिए थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। और भाई, बीजेपी को क्या फर्क पड़ना है? बीजेपी तो पिछले कई सालों से कई स्टेट में ये काम कर रही है, और उसके बाद जब उसको चुनाव में सफलता मिलती है तो ये मानती है कि ये हमारे हथकंडे ही जेन्युइन है, उसको क्या फर्क पड़ना है उसको। लेकिन नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है, और जिस गठबंधन में ये अब जा रहे हैं, जहां पे वही लोग, देखिए आज भाजपा ने भी इनको, देखिए एक चीज बता दूं आपको, जो आपने आरपी भाई इशारा किया कि कुछ 4-5 नेता नीतीश कुमार के भी लगे थे, केसी त्यागी का भी नाम लिया आपने, बहुत सही आपने ये नाम लिया उनका। हर टीवी डिबेट में त्यागी जी कांग्रेस को ज्यादा कोसते थे, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जैसे इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। गठबंधन में सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, ये लोग केवल कांग्रेस को कोसने के लिए मैटर पे आते थे। तो वो बात आपकी सही है, मेरे पास उसका कोई अथेंटिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां कर देते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको, अब आरजेडी, एक चीज और, गुंजन सर से मैं इस पर ध्यान चाहूंगा कि जो कल अगर सर वो गवर्नर तो नीतीश कुमार को ही बुलाएंगे,
तो अगर ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी नीतीश कुमार की, तो ये लोग पहले स्पीकर दूसरा करेंगे, तब ना इस स्पीकर के पास सवाल जाएगा। तो इसमें संवैधानिक पहलू क्या होगा? हमें लगता है कि ये पहले से ही आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो अगर वह दावा पेश, अगर ये इस्तीफा देते हैं और वो दावा पेश करते हैं आरजेडी समर्थन वापस लेकर के, तो गवर्नर का यह दायित्व बनता है कि सबसे पहले वो आरजेडी को बुलाएं अपना बहुमत साबित करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आरजेडी कोर्ट जाएगी। यहाँ तक की बात तो आरजेडी कह रही है, उसकी तरफ से आ रही है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि इन्होंने पूरा शपथ ग्रहण करा दिया, तो जिस तरह के साम दाम दंड भेद में बीजेपी बहुत ताकतवर है, हर तरह का उपाय कर सकती है, करती है, उसमें आरजेडी ठठ पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से। हालांकि अभी की जो राजनीति है, इसमें इन नेताओं ने कई बार मुझे गलत साबित किया है एज ए पत्रकार। जब लालू जी को सजा हुई, 2-3 मुकदमों में सजा हो गई उनको, तो हमें लगने लगा था कि शायद अब लालू का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। मेरे जैसे बहुत पत्रकारों को लग रहा था कि अब उनकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन उनकी फिर वापसी हुई। जब नीतीश जी बीजेपी से अलग हुए, तब उस समय लगा 17 में कि अब शायद वे बीजेपी के साथ दोबारा कभी नहीं जाएंगे। अभी हाल तक चैनल की डिस्कशन में हमने भी यही कहा है कि अब नीतीश जी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, मेरा अपना यह कहना था, लेकिन नीतीश जी ने गलत साबित किया। तो ये कौन सा नेता आपको कब गलत साबित कर देगा, चाहे वो उसमें आप राजभवन को भी गिन सकते हैं, वो कब आपको गलत साबित कर देंगे कहना कठिन है। इसी नीतीश कुमार ने जब यहाँ पर जो वाइस चांसलर थे एक बिहार में, उनके यहाँ जब रेड हुआ, कार्रवाई हुई, करोड़ रुपए बरामद हुए, तो राजभवन ने बहुत कड़ी चिट्ठी लिखी कि बिना उनसे पूछे यह कार्रवाई क्यों की गई। नीतीश में और राजभवन के बीच में, राज्यपाल के बीच में एक टकराव की स्थिति दिखाई पड़ी, लेकिन फिर सब संभल गया, मामला सब शांत हो गया। अभी हाल में वो राजभवन से मिलने गए, राज्यपाल से मिलने के लिए गए, तमाम तरह की चर्चाएं हुई, किए हुए बातें उस समय से कई, बल्कि काफी दिनों से सामने आ रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि नीतीश आरजेडी से और तेजस्वी से अलग हो रहे हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, खुद नीतीश भी महसूस कर रहे हैं, जाति गणना कराने के बावजूद उनकी व्यक्तिगत छवि लगातार पिछले कई वर्षों में गिरती चली गई, लगातार गिरती गई। तो ऐसे में वो किसी प्रकार से, किसी येन केन प्रकार बने रहना है, अपना रेलिवेंस, अपना आभा मंडल खो चुके हैं। बल्कि हम तो कहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी ने, जो आप सही विजय कृष्ण जी कह रहे थे, कि तेजस्वी ने जिस तरह से अपना एक इमेज बनाई है, एक बड़ी लाइन खींची है, सचमुच में वो हम कह सकते हैं कि उसी की तुलना में ये अधोगति को प्राप्त होते जा रहे हैं। और एक बार ये लगता है कि काठ की हांडी और आखिरी बार ये चढ़ेगी बीजेपी के चूल्हे पर, और बीजेपी इसके बाद इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेगी बाहर लोकसभा चुनाव के बाद। यह भी तय है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी ही नौबत थी जिसमें वो बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आए थे। अब यह इनका आखिरी मुकाम है। जी नहीं, एक चीज और गुंजन सर, एक चीज मैं कह रहा था कि गवर्नर, तो देखिए गवर्नर के यहाँ जब बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों की चिट्ठी होगी तो बहुमत है उनका, अभी तो उनका बहुमत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो गवर्नर ये भी कह सकते हैं कि आप अगले 1 महीने में बहुमत साबित करिए। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि जी, साथ साथ ये भी हो सकता है कि आरजेडी जो तोड़ने की कोशिश करेगी ना, जेडीयू के विधायकों में कुछ में तो नाराजगी होगी ही ना। जो नाराजगी बिहार में बड़े पैमाने पर है, होती है, बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले लोगों की संख्या भी है अच्छी खासी, तो वो उनके भी लोग हैं विधायक मंडल में। तो अगर इन केस अगर उस तरह के लोग टूट करके अली अनवर या शरद यादव की तरह इनसे अलग होते हैं, तो शायद हमको लगता है कि फिर स्पीकर की भूमिका बढ़ जाएगी। तब वो स्थिति हो सकती है सर कि ये लोग जब देखेंगे टूट होगी तो विधानसभा भंग कर दें, गवर्नर उन्हीं के हैं, वो मान जाएंगे। इसकी संभावना ज्यादा लगती है मुझको। अगर टूटने की स्थिति होगी तो ये असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और लोकसभा इलेक्शन के साथ चुनाव करा देंगे। जी, यानी कुल मिलाकर के जो तस्वीर है वो यही हो सकती है कि विधानसभा, अगर जेडीयू में कोई किसी भी तरीके की टूट दिखती है तो विधानसभा भंग किए जाने की संभावना ज्यादा है। विजय सर, यही बात हो रही है ना मेरे ख्याल से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बात और बता दें, देखिए भाजपा के जानकारी के लिए कर दूं जी,
जी विजय सर कुछ कह रहे थे आप, पूरी कर लें फिर बोलता हूँ मैं। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, उसकी आरजेडी के वो उनकी जनता दल यू की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर लोकल बॉडीज में बहुत नाराजगी है वहां बिहार में। कोई वहां बीजेपी का लोकल लीडरशिप नहीं चाहती कि नीतीश कुमार से समझौता हो। ये तो आप वो किसी की हिम्मत थोड़ी ना है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के आगे कोई सर उठा सके। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी बीजेपी जो है बिहार की, वो ये नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार से समझौता हो। इसी मंथन में थोड़ा 1-2 दिन लगा लोगों को मैनेज करने में। और वहां के जो लोकल नेताओं के बयान आ रहे हैं वो मतलब वो खुल के तो नहीं, लेकिन उनका आक्रोश समझ में आ रहा है चेयर में। देखिए सर, एक चीज मैं वो सवाल जो है आपसे भी समझूंगा, और कि जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अब जो इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से भाई आम आदमी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी भी अलग चुनाव लड़ रही है, उधर राहुल गांधी की यात्रा जो है वो बिहार पहुंच रही है, तो ये सारा जो कार्यक्रम है वो एक समय पर ही हो रहा है, तो इससे लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है अब वो कैसे देखा जाए? एक बड़ा मजबूत माना जा रहा था इंडिया गठबंधन को, कहा जा रहा था कि चुनाव भले ही जीते या ना जीते लेकिन फाइट जबरदस्त रहेगी, तो क्या अब भी वो फाइट दिख रही है कि उतनी चुनौती दे पाएगी एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस नीति जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है? नहीं, देखिए आप एक बात बताएं आपसे, जो इंडिया गठबंधन की जो ये नीतीश कुमार की जो टूट हुई है, इससे बीजेपी पूरा परसेप्शन बनाएगी कि देखिए इंडिया बिखर गया। लेकिन एक चीज बता दूं, कल ही मेरी वहां पे तृणमूल के एक नेता से कलकत्ता बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया से गठबंधन से अलग नहीं हुई। उनका ये कहना है कि भाई हम कांग्रेस के कुछ लोकल नेता जो हैं वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम 10 सीट पे लड़ेंगे, 12 सीट पे लड़ेंगे। हमको ये है कि मुझे बीजेपी जी विजय सर, तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचने जा रहे हैं, राजभवन के लिए निकल गए हैं। अब तेजस्वी यादव जो है वो राजभवन जा रहे हैं, समर्थन वापसी की तैयारी हो गई है। अब वो प्रस्ताव देते हैं कि नहीं, अभी ये मेरे पास खबर नहीं है कि प्रस्ताव भी सरकार बनाने का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन समर्थन वापसी तैयार हो गया है, राजभवन के लिए तेजस्वी निकल चुके हैं। जी विजय सर, मुझे लगता है कि समर्थन वापसी की चिट्ठी देंगे और साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तभी फ्लोर में टेस्ट की बात आएगी। गुंजन सर ने ये संभावना जो गुंजन सर कह रहे थे, निश्चित तौर पर वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो होता है और उसके बावजूद भी अगर उनको नहीं बुलाया जाता है तो एक बार फिर से एक बहुत खराब तस्वीर बिहार के लोगों में और देश के लोगों में जाएगी राज्यपाल के प्रति, क्योंकि पीछे कुछ समय से लगातार जिस तरीके की तस्वीरें राज्यपालों को लेकर के आ रही हैं, जो विवाद राज्यपालों के चलते खड़े हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में किस तरीके से आरिफ मोहम्मद की बात केरल में हो, उन्होंने अब अपने जो उनका अभिभाषण था, जो कहा जाता भाई सरकार जो लिख करके देती है और राज्यपाल पढ़ते हैं, उन्होंने केवल आखिरी पैरा पढ़ा। 9 बजे वो जाते हैं, 9:02 पर अपना भाषण खत्म करते हैं और 9:04 पर विधानसभा से बाहर सत्र की शुरुआत में। ये आरिफ मोहम्मद जैसे बहुत पढ़े लिखे और बहुत जो है वो वैचारिक रूप से मजबूत माने जाते हैं आरिफ मोहम्मद। जी विजय सर। नहीं, देखिए ये तेजस्वी यादव, अगर मुझे लगता है कि अभी तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो समर्थन वापसी लेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अगर वो दावा ही नहीं पेश करेंगे तो इस रेस में वो रहेंगे कहां फिर? जो उन्होंने कहा कि मैं सरकार इतनी आसानी से नहीं बनने दूंगा, वो दावा पेश करेंगे। हो सकता है कि मुझे ऐसी संभावना लगती है कि कहीं जेडीयू के कुछ विधायकों का समर्थन पत्र भी न दे दे वो साइन करा के, कि ये देखिए हमारे साथ हैं और इसकी अब इसका जो है आप फ्लोर पे कराइए। तो फिर राजनीतिक बड़ी हम लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए आने वाला समय जो है। मुझे लगता है कि वो दावा भी पेश करेंगे इसके साथ, और करना भी चाहिए राजनीतिक रूप।